अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आज आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। आज का हमारा टॉपिक है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। आज मैं आपको स्पिवक की थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताऊँगी, उसके इम्पोर्टेंट वर्क्स क्या थे, और हमारी बुक में जो ऐसे उसका इंक्लूड है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको इन डिटेल बताएंगे कि सबाल्टर्न क्या होता है। सो लेट्स मूव टू द लाइफ हिस्ट्री ऑफ गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। ठीक है, शी वॉज बॉर्न इन कोलकाता। वो कलकत्ता में पैदा हुई थी, वेस्ट बंगाल में, ऑन February 24, 1942 में। ठीक है, उसको ये कंसिडर किया जाता था कि शी वाज फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो एक बेस्ट नाउन थी एज अ पोस्ट कलोनियल थेरिस्ट। ठीक है, उसको पोस्ट कलोनियल थेरिस्ट कंसीडर किया जाता था, और ये कहा जाता था कि पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ के अंदर कैन द सबाल्टर्न स्पीक उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। और ये नेक्स्ट बात आ जाती है जी, गायत्री स्पिवक डिस्क्राइब्स हरसेल्फ एज अ पैराडिसिप्लिनरी एथिकल फिलोसोफर, कि वो एक पैराडिसिप्लिनरी और एथिकल फिलोसोफर थी। पैराडिसिप्लिनरी किस तरह से कि जितने भी पनिशमेंट्स के सीन थे, जितने भी लोगों को अप्रेस किया जाता था, जितने भी लोगों को मार्जिनलाइज किया जाता था, ये सारी बातें वो अपने एसेस में, अपने वर्क्स में काफ़ी अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन की हुई हैं। और एथिकल किस तरह से थी कि उसने सारे एथिक्स के बारे में, अखलाकियात लोगों के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में अपने एसेस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अर्ली कैरियर की जब उसकी बात की जाती है तो उसके अर्ली कैरियर में अप्लाइड रिकन्स्ट्रक्शन इंक्लूड थी। ठीक है, क्योंकि वो यैक डेरिडा से और जो मिशाल फूको थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। आगे आ जाती है जी, रेपुटेशन फॉर ट्रांसलेशन एंड प्रीफेस टू डेरिडास ऑफ ग्रामेटोलॉजी। उसने फर्स्ट सबसे पहली जो ट्रांसलेशन की थी, उसकी ये रेपुटेशन की भी सबसे मेन वजह बनी थी, वो थी डेरिडास की ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जो कि 1976 में पब्लिश हुई थी। उसने ये फ्रेंच जो राइटिंग थी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था ताकि बाकी लोग भी इस बात को समझ सकें कि आखिर डेरिडा कहना क्या चाहता है अपनी ग्रामेटोलॉजी के अंदर। और आगे बात यह आ जाती है कि उसने बहुत ज़्यादा टेक्सचुअल एनालिसिस किए थे और थेरेटिकल इंगेजमेंट्स की थी। किन किन की? मार्क्सिज्म की, फेमिनिज्म की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एंड पोस्ट कलोनियलिज्म की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। ओके, तो ये थी उसकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री स्पिवक की। इससे हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि स्पिवक के राइटिंग स्टाइल किस तरह का था, वो कहाँ पैदा हुई थी, और उसने किन किन से इंस्पायर थी, और वो क्या करना चाहती थी। तो आगे अब चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, जो कि ऐसे हमारे पोस्ट कलोनियल स्टडी के अंदर इंक्लूड है। इसके लिए कैन द सबाल्टर्न स्पीक को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सबाल्टर्न कौन होते हैं। तो सबाल्टर्न उन लोगों को कहा जाता है जो कि वॉइसलेस होते हैं। वॉइसलेस आप ये समझ रहे होंगे, मतलब जिनकी ज़ुबान नहीं होती या जो कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, वॉइसलेस इन सेंस में आ जाती है बात कि जो बोल तो सकते हैं लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं है। जो मार्जिनलाइज पीपल होते हैं, जो कि ओप्रेस्ड होते हैं, जो कि किसी के रूलिंग पावर के अंदर दबे होते हैं, जो कहना तो चाहते हैं बहुत कुछ लेकिन कुछ कह नहीं पाते क्योंकि उनकी आगे से सुनी नहीं जाती बात। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सबाल्टर्न की टर्म कॉइन कहाँ से हुई थी। जो सबाल्टर्न की टर्म कॉइन हुई थी वो था एक इटैलिक क्रिटिक एंटोनियो ग्राम्शी। ठीक है, इटैलिक क्रिटिक था एंटोनियो ग्राम्शी, ठीक है, जिसने स्पिवक टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, और इसी टर्म को उसने अपने ऐसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक के अंदर यूज़ किया है, ये बताने के लिए कि मार्जिनलाइज्ड और ओप्रेस्ड पीपल कौन होते हैं। इटैलिक क्रिटिक एंटोनियो ग्राम्शी कॉइन्ड द टर्म एंड स्पिवक यूज्ड दिस टर्म इन हर एसे टू डिस्क्राइब द मार्जिनलाइज्ड एंड ओप्रेस्ड पीपल। अंडरस्टैंड? उसने किसने? एंटोनियो ग्राम्शी ने तो ये टर्म कॉइन की स्पिवक, लेकिन जो गायत्री चक्रवर्ती थी स्पिवक, उसने ये सबाल्टर्न की टर्म जो थी अपने कैन द सबाल्टर्न स्पीक में यूज़ की ताकि वो बता सके कि मार्जिनलाइज पीपल और ऑप्रेस्ड पीपल कौन होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जी कि वॉइसलेस, ये लोग जो होते हैं, ये पीपल होते हैं वॉइसलेस, इनकी कोई ज़ुबान नहीं होती है। मतलब कि ये लोग बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। कि इनको अगर हम लोग सारा कुछ दे भी दें, हर राइट दे भी दें, तब भी जो पावरफुल लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि हम लोग सही हैं और ये लोग गलत हैं। ठीक है, उन पे अपना इन्फ्लुएंस कायम रखते हैं,
उसके बाद मार्जिनलाइज पीपल को शो करता है या ऑप्रेस्ड पीपल को शो करता है, ठीक है, वो लोग जो दबे हुए हैं। सबाल्टर्न बेसिकली कहते ही उन लोगों के हैं जो इन्फीरियर रैंक के होते हैं, जो लो रैंक के होते हैं। अब पीपल ऑफ इन्फीरियर रैंक, द वर्किंग क्लास इज ऑप्रेस्ड, इट्स नॉट सबाल्टर्न। अब वर्किंग क्लास जो है, अब आप कहेंगे कि वर्किंग क्लास जो है ऑप्रेस्ड है लेकिन सबाल्टर्न नहीं है, किस तरह से? ठीक है, हमने कहा कि ऑप्रेस्ड पीपल जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी? सबाल्टर्न कहलाते हैं। लेकिन वर्किंग क्लास किस तरह से सबाल्टर्न नहीं है? अब फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर ये एम्प्लॉयज़ है काम करने वाले, ये सारे क्या होंगे? हमारी वर्किंग क्लास। वो काम कर रहे हैं सारे, अगर वो सब काम करना छोड़ दें और कहें कि हमारे मतलब तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ाएं आप, या इस तरह की कोई बात करें, और वो सारे काम करना छोड़ दें, तो फैक्ट्री के ऑनर्स जो होंगे उन लोगों को उनकी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है, उनको उनकी बात को लेकर चलना पड़ेगा और उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी। सो ये बात है कि ओप्रेस तो हैं वो, कि अपने फैक्ट्री ऑनर्स के नीचे दबे तो हुए हैं, लेकिन उनकी बात को सुना जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी बात को ना सुना जाए उनको कहते हैं हम लोग सबाल्टर्न, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपके पास ये पॉइंट आ जाता है कि अदर का कॉन्सेप्ट, उनको क्या किया जाता है जी? सोसाइटी में अदर कंसीडर किया जाता है। किन लोगों को? सबाल्टर्न्स को अदर कंसीडर किया जाता है सोसाइटी में। जितने भी वेस्ट के लोग हैं वो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग सेल्फ हैं, और जो वंस कॉलोनाइज थे वो लोग क्या हैं जी? अदर है। अब अदर का कॉन्सेप्ट हम लोग जितनी भी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ की जो हम लोग बुक पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर अदर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अदर किन लोगों को कहा जाता है? जो ईस्ट के लोग होते हैं, ठीक है, जो ओरिएंट होते हैं, ठीक है, या फिर आप उनको कह सकते हैं जो ब्लैक्स हैं, अफ्रीकन्स हैं, या एशिया के जितने भी लोग हैं उनको अदर कंसीडर किया जाता है। क्योंकि वेस्ट के लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वी आर सुपीरियर एंड द अदर वंस आर इन्फीरियर, इसीलिए वो अपने आप को कहते हैं कि दैट वी आर सेल्व्स, और जितने भी बाकी लोग बचे हैं वो हैं क्या है जी? अदर्स। और सबाल्टर्न उस अदर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये लोग मार्जिनलाइज होते हैं और ओप्रेस्ड होते हैं। अब आपको अगला बताती हूँ कि सबाल्टर्न वॉइस आर अनहियर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द पावरफुल पीपल। सब मेन बात ही पावरफुल पीपल की है। जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए अपनी पावर लेके, वो लोग बोल नहीं थे सकते किसी के भी सामने, ठीक है, उनकी ज़ुबानें एक तरह से बंद हो गई थी, या आप ये कह सकते हैं कि वो बोलते तो थे बट देयर वॉइसेस आर अनहियर्ड, उनकी बातें सुनी नहीं थी जाती, उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था। तो ऐसे लोग जिनकी आवाज़ को कोई सुन ना सके, कि वो बोल भी रहे हों, वो बता भी रहे हों, अपने एक्सप्लेन भी कर रहे हों मुसीबतें, लेकिन कोई आगे से उसको रिस्पॉन्स ना के, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? सबाल्टर्न। और सबाल्टर्न कैन स्पीक, कि सबाल्टर्न कभी नहीं बोल सकते हैं। बेसिकली स्पीवैक के लिखने का मकसद भी ये था कि कैन द सबाल्टर्न स्पीक, क्या सबाल्टर्न्स की बात इतनी है कि वो लोग बोल सके, और अगर वो बोलें तो उनकी बात आगे से सुनी जाए। दे कैंट रिप्रेजेंट दैमसेल्फ, दे शुड बी रिप्रेजेंटेड। स्पीवैक कहती है कि दे कैंट रिप्रेजेंट दैमसेल्फ, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए दे शुड बी रिप्रेजेंटेड, हमें चाहिए कि हम लोगों उनको रिप्रेजेंट करें, बजाय इसके कि उनकी आवाज़ को दबा दें। पावरफुल लोग अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझे, उनको इन्फीरियर समझे, उनको ऑप्रेस करके रखें, उनको मार्जिनलाइज करके रखें। हमें चाहिए कि उनको रिप्रेजेंट करें। द सबाल्टर्न मस्ट बी स्पोकन बट नॉट रोमांटिसाइज्ड। ये लाइन जो है ये भी स्पीवैक ने खुद कही है कि सबाल्टर्न को चाहिए कि वो बोले, लेकिन वो उनके बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता क्योंकि उनकी बात सुनी ही नहीं जाती। सबाल्टर्न्स आर द वन हु नेवर अडॉप्ट द डोमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड वोकैबुलरी, ठीक है। सबाल्टर्न बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है कि जिनके पास अडॉप्ट नहीं कर सकते वो डोमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू। डोमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू किसका चलता है, और वोकैबुलरी किसकी चलती है, लैंग्वेज किसकी चलती है, आइडेंटिटी किसकी चलती है? जिसके पास पावर होती है, ठीक है। मिशाल फुको का पावर एंड नॉलेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल सही एक्यूरेटली लगता है कि जिसकी पावर होगी ना ज़्यादा वही बंदा आगे जाएगा, जिसके पास पावर नहीं है वो कुछ नहीं बोल सकता, और अगर वो बोलेगा भी तो उसकी बात को आगे लेके जाया नहीं जाएगा। सो ये था हमारा आज का थोड़ा सा कि स्पीवैक की लाइफ हिस्ट्री क्या है और सबाल्टर्न क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि जो स्पीवैक का बेसिकली ऐसे था, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, उसके अंदर स्पीवैक ने कहा क्या है आखिर, ठीक है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।